हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। अपन कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके क्रम में अपन कोशिकांगों की जानकारी ले रहे थे। आज नया कोशिकांग है आपका अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले अपन ने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं कोशिका के बारे में, जिसमें कोशिका के बारे में अलग अलग जानकारियां हैं, कोशिकांगों की अपन ने अध्ययन किया है। तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे तो कृपया करके वो वीडियो भी देखें, जिससे कोशिका की आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी। आज बात करते हैं नया कोशिकांग है अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं सबसे पहले कि खोज की इसकी बात आती है कि खोज किसने की। तो इसका खोज का श्रेय या नाम देने वाले व्यक्ति है कीथ पोर्टर या के.आर. पोर्टर के नाम से इनको जाना जाता है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किसने की। तो कौन आ जाएंगे आपके के.आर. पोर्टर या कीथ पोर्टर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अंतःपृथ्वी जालिका उसको देखने वाले गार्नियर नाम के वैज्ञानिक थे। गार्नियर ने सबसे पहले इसको देखा था और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम ना देकर क्या कहा था, इसे इरेक्टोप्लाज्म। इसको क्या कहा था, इरेक्टोप्लाज्म कहा था। तो आपसे ये पूछते हैं जैसे जिस प्रकार अपने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी कि देखने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था, कोलिकर, लेकिन नाम देने वाले बेंडा थे और विस्तृत अध्ययन करने वाले आल्टमान थे। वैसे ही इसको देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, गार्नियर। लेकिन इन्होंने इसको कहा क्या, इरेक्टोप्लाज्म के नाम से कहा था। लेकिन इसका नाम या खोज का जो पूर्ण रूप से अगर श्रेय की बात करें तो वो कौन आएगा, आपके कीथ पोर्टर हैं, वो आएंगे। इसे झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। जो आपकी मेम्ब्रेन है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स के नाम से जानी जाती है, झिल्लियों का तंत्र। क्यों कहते हैं झिल्लियों का तंत्र, क्योंकि ये जो एक आपका कोशिकांग है ये अलग अलग रूप के अंदर झिल्लियों में इसमें मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो ये सिस्टर्नी के रूप में मिलता है, यानी इस तरीके से लंबी शाखायित रचना होती है, शाखित होती है, लेकिन एक लंबी ट्यूबल्स रचना का निर्माण करती है जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। या कहीं पर ये इस तरीके से वेसिकल्स पुट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है, या कहीं पर ये नलिकाएं ट्यूबल्स का निर्माण कर लेता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की जो आपकी झिल्लियों के रूप में ये मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, झिल्लियों का तंत्र कहा जाता है। ये काम क्या करता है, मुख्य काम क्या करता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाता है, एंडोस्केलेटन का काम करता है। किसके अंदर, सेल्स का एंडोस्केलेटन, कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाने का काम किसका होता है भाई, अंतःपृथ्वी जालिका का होता है। अपन देखेंगे एन्युलस सिस्टम बनाता है वहां पे जो आंतरिक कंकाल बनता है एन्युलस सिस्टम के अंदर, वो देखेंगे अपन आगे कैसे क्या होता है। फिर बारी आती है कि पाई किसमें जाती है। तो जितनी भी आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी के अंदर पाया जाता है, लेकिन अब्सेंस किसके अंदर मिलती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, आरबीसी आपकी जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनके अंदर ये अनुपस्थित पाए जाते हैं। फिर आते हैं कि इसके कंपोनेंट या घटक कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये 3 घटक इसके मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तीनों के रूप में। जैसे सबसे पहला इसमें आता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अंदर आप देखते हो कि एक अशाखित नलिकाएं होती है इस तरीके से, और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है, दूसरा कंपोनेंट इसका पुट्टिकाओं के रूप में ये मिलती है, वेसिकल्स के रूप में पाई जाती है, जो आपके अंडाकार या गोलाकार रूप में आते हैं। लेकिन ये क्या काम करते हैं भाई, संग्रहण का कार्य करते हैं। ये क्या काम करेंगे, संग्रहण का कार्य करते हैं। तीसरा इसके अंदर पाई जाती है नलिकाएं, ट्यूबल्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। तो नलिकाओं को आप देखते हो कि शाखित प्रकार की मिलेंगी, आपको ब्रांच भी मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। तो आपको अगर सीधा पूछ लिया जाए इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, ईआर के घटक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्रिस्टी के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टी नामक संरचना किस कोशिकांग में पाई जाती है, वैसे ही आपको पूछ सकते हैं कि सिस्टर्नी जो संरचना है या सिस्टर्नी घटक है वो किस कोशिकांग का जो गुण है, तो वो किसका होगा, आपका ईआर जो होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं निम्न में से ईआर के कंपोनेंट, ईआर के घटक नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के घटक नहीं है, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर कुछ छोड़ देने, क्रिस्टी रहते डी के अंदर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिस्टी इसका घटक नहीं है। बाकी के सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं और नलिकाएं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये इसके क्या पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि ईआर है वो कितने पार्ट की होती है, इसका रूपांतरण अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इसको जाना जाता है। मांसपेशियों में इसको अलग नाम से जानते हैं, आपके हार्ट के अंदर ये अलग रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी संरचना देखते हैं और इसके प्रकार देखते हैं और इसके कार्यों की जानकारी लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला देखिए, ईआर जो आपके अंतःपृथ्वी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रूपांतरित हो जाती है, इसका मॉडिफिकेशन भी चलता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में ये जानी जाती है। सबसे पहला इसका रूपांतरण आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। पेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं आपकी, यानी कंकाल की जो पेशियां होती हैं वहां पर जो ये पाई जाती है, अगर अंतःपर्दवी जालिका वहां पर होगी तो वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। वहां पर इसका मुख्य काम क्या है? यहाँ पर ये कैल्शियम जो होता है उसका स्राव करती है। और दोस्तों आपको पता है कि कैल्शियम जो होता है आपकी मांसपेशियों में संकुचन के लिए उत्तरदायी आयन होता है, तो यहाँ पे ये पेशियों के संकुचन के अंदर क्या करती है? मदद करने का काम करती है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपकी मांसपेशियों के अंदर पाई जाएगी और आपकी जो कोशिका, आपकी जो पेशियां उनको संकुचन करने में क्या करती है? मदद करती है, कैल्शियम का स्राव करती है। दूसरा पार्ट आता है इसका टी, आपकी नलिकाएं इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, जो आपकी टी नलिकाएं होती है और ये मिलेगी, ये भी आपको कहां पर मिलती है? आपकी मांसपेशियों के अंदर मिलती है। और हृदय की जो पेशियां होती है, यानी जो कंकालीय पेशियां स्केलेटन मसल्स जो आपकी ये वाली होंगी यहां पर मिलेंगी, और हृदय की पेशियां जो होती है वहां पर पाई जाती हैं। आपको पता पेशियां तीन ही प्रकार की होती हैं आपकी, एक तो स्केलेटल मसल्स होती हैं आपकी कंकालीय पेशियां जो हड्डियों पर चिपकती है, एक हार्ट के अंदर पाई जाती है जिसको हार्ट मसल्स के नाम से जानते हैं अपन, हृदय पेशियां जिनको अपन बोलते हैं। और तीसरी जो होती है आपकी चिकनी जो पेशियां, स्मूथ जो आपकी मसल्स होती हैं या अरेखित पेशियों के रूप में जो जानी जाती है अनस्केटर्ड, तो वो होती है। तो उनमें से कंकाल की पेशियां और हृदय पेशियों के अंदर क्या होती है? जहां पर ये टी नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। और ये काम क्या करती हैं? इनका काम केवल वही है जो आपने यहाँ पे देखा कि कैल्शियम का स्राव होता है तो ये पेशियों में संकुचन करती है, और संकुचन होगा तो उद्दीपन है उसका संचालन भी यहाँ पर होगा। तो उद्दीपन के संचालन के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मांसपेशियों में जो भी आपको स्टिमुलस मिलता है, आपको जो भी उद्दीपक मिलेगा उसके संचारण के लिए उत्तरदायी ये मिलेंगे आपको। तीसरा पार्ट आता है, तीसरा जो इसका प्रकार है वहां पे इसको माइलॉइड काय के रूप में, माइलॉइड बॉडी के रूप में जानी जाती है। और ये माइलॉइड बॉडी है वो होती क्या है? एक तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और ये पाई कहां जाती है? ये आपकी आंखों के अंदर मिलेगी। तो देखिए ये कहां पर मिलेगी? ये रेटिना की वर्णयुक्त जो आपकी एपिथेलियम सेल्स होती है, जो आपकी कलर होती है, क्रोमेटेड होती है, एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती है आंखों के अंदर वहां पर पाई जाती है। और ये क्या करती है? प्रकाश ग्राही होती है, फोटो रिसेप्टर का काम करती है, यानी प्रकाश संवेदी होती है, प्रकाश के प्रति संवेदी होती है। इसका मतलब जो भी आप प्रकाश के द्वारा आपको जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आएगा उसको ले जाने का काम, यानी ये वर्णक परिवहन में सहायता प्रदान करती हैं। जो भी आपको पिगमेंट मिलेगा, जो भी आपको कलर मिलेगा, उसको सहायता किसमें करेंगे? उसके स्थानांतरण में, उसके परिवहन में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ER है वो तीन रूप के अंदर मिलेगी आपको। एक तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में मिलेगी जो आपकी कंकालीय पेशियों के अंदर पाई जाती है, वहां पे कैल्शियम का स्राव करते हैं, इससे मांसपेशियों में संकुचन होगा। दूसरा इसका पार्ट आता है टी नलिकाएं। टी नलिकाएं पाई जाती है आपके कंकाल की पेशियों में और हार्ट के अंदर पाई जाती है, और वहां पर क्या होगा? उद्दीपन और उसके संचारण में उत्तरदायी होगी। और तीसरा प्रकार इसका होगा माइलॉइड काय के रूप में, जो आपकी आंखों की पेशियों, आंखों की जो रेटिना है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और वहां पर काम क्या करती है? ये वहां पर क्या काम करेंगे? वर्णयुक्त जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, और ये क्या काम करती है? प्रकाश के प्रति संवेदी होती है, और वर्णक जो होते हैं आपके कलर जो होते हैं उनके परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये तीन रूप से इसको स्थानांतरित किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि अंतःपर्दवी जालिका है उसकी संरचना कैसी होती है। अगर बेसिक तरीके से देखें तो इस प्रकार की, अगर ER की अकेली बात करते हैं तो एक कोशिकाओं में इस तरीके से आपको ER देखने को मिलेगी। एक ऐसी ER देखने को मिलेगी जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं, उसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। एक होती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं पाया जाता, आपके राइबोसोम नहीं पाए जाते, चिकनी प्रकार की होती है, इसको बोलते हैं स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तीसरी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो ER पाई जाती है सर्वाधिक अगर कहां पर मिलेगी, तो सर्वाधिक जो आपकी ER होती है वो कहां पर पाई जाती है? आपकी कोशिका झिल्ली और केंद्रक की झिल्ली दोनों के बीच के अंदर वलयित होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में उधरी कुंडलित होकर ये मिलती है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हो कि ये बाहर वाला प्लाज्मिक आपकी मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, और ये वाली जो झिल्ली है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये केंद्र की झिल्ली है, और दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? आपकी ER है। अगर इन तीनों को एक जगह पर जोड़ दें तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसको बोलते हैं जालक तंत्र या एन्युलेट सिस्टम का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन बन जाए एन्युलेट सिस्टम का निर्माण कहां होता है? तो एन्युलेट सिस्टम बनता है आपकी कोशिका झिल्ली, आपका
केंद्रक की झिल्ली और बीच में जो ईआर है, इन तीनों को एक जगह पर प्लस कर दे तो एक जगह जोड़ देने पर एन्युलेट सिस्टम या जालक तंत्र का निर्माण करता है और यही जालक तंत्र है कोशिका के कंकाल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ईआर आती है, आपकी प्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीनों की तीनों आपस में अगर प्लस होती है तो प्लस होकर किसका निर्माण करती है, एन्युलेट सिस्टम का निर्माण कर लेती है। इसे ही कोशिका की आंतरिक कंकाल भी कहा जाता है। जो इंटरनल स्केलेटन जो अपन ने पढ़ा था इसके बारे में कि इसे यह आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। तो यह आंतरिक कंकाल वास्तव में होता कहां है, तो आंतरिक कंकाल है वो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इतने वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल, ये यहाँ पर पाया जाता है। फिर बात आती है ये काम क्या करता है एन्युलेट सिस्टम, तो इसके द्वारा जो पदार्थ है उनका आंतरिक स्थानांतरण नियंत्रित होता है। इंटरनल जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी पदार्थ है उनका आंतरिक स्थानांतरण है उसका जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एन्युलेट सिस्टम के द्वारा या जालक तंत्र के द्वारा पाया जाता है। ये कोशिका जो आपके अंतःप्रद्वीप जालिका उसके रूपांतरण और एक विशेष संरचना जो बनती है एन्युलेट सिस्टम। अब अपन देखेंगे ईआर के जो प्रकार पाए जाते हैं, एसईआर और आरईआर, इन दोनों में अंतर क्या है और इसके क्या कार्य होंगे आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं कोशिका आपकी जो अंतःप्रद्वीप जालिका है उसके प्रकार की, कितने प्रकार की पाई जाती है। तो एक कोशिका के अंदर अगर अपन देखते हैं तो दो प्रकार की अंतःप्रद्वीप जालिका पाई जाती है। पहली होती है आरईआर जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को कहा जाता है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्वीप जालिका आपकी, ठीक है। दूसरी होती है इसमें एसईआर, इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्वीप जालिका। जो अपन ने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम देखा था उसके अंदर आपने देखा था कि कोशिका के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे पाई जाती है एक ऐसी जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और एक ऐसी होती है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। जिस पर राइबोसोम होते हैं उसको बोलते हैं आरईआर और जिस पर नहीं होते उसको क्या कहते हैं, एसईआर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्थायी एक संरचना होती है, स्टेबल मिलेगी आपको, जबकि एसईआर होती है वो कम स्थायी होती है, या अस्थायी संरचना भी आप कह सकते हैं, कम स्थायी रचना होती है एक तरीके से। दूसरी बात करते हैं, रफ है इसका मतलब इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं भाई, राइबोसोम इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये चिकनी होती है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये कहां होती है, ये होती है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली जो होती है उसके पास में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली के पास में पाए जाने वाली कौन सी होती है आपकी, एसईआर। ये कोशिका झिल्ली के पास में मिलेगी आपको, जबकि ये कोशिका झिल्ली से क्या मिलेगी, दूर, यानी केंद्रक झिल्ली के पास में पाई जाती है। अब इसके ऊपर जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये राइबोसोम है वो राइबोप्रोटीन पाई जाती है फर्स्ट और सेकंड, और एक होती है ग्लाइकोप्रोटीन। राइबोसोम, ग्लाइकोप्रोटीन और जो आपकी राइबोप्रोटीन है उसके द्वारा चिपके हुए मिलते हैं, किसके ऊपर, ईआर के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अंदर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, इसीलिए जो राइबोप्रोटीन है वो इसके अंदर भी क्या मिलेगी, अब्सेंट मिलेगी, इसके अंदर नहीं पाए जाते। अब अपन ने पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ ईआर, जिसके तीन घटक अपन ने पढ़े थे, सिस्टर्नी पढ़ी थी, अपन ने पुट्टिकाएं पढ़ी थी और एक नलिकाएं पढ़ी थी, यानी वेसिकल्स थी, ट्यूबुल्स थी और सिस्टर्नी थी। उनके अंदर ये जो आरईआर है ये सिस्टर्नी और पुट्टिकाओं के अंदर मिलेगी आपको। सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं जो आपकी रचनाएं हैं उनके अंदर ये मिलती है, जबकि एसईआर है वो किसके अंदर मिलती है, आपकी जो ट्यूबुल्स होती है, नलिकाएं, संरचनाएं होती है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनके कार्य क्या होते हैं अलग अलग। तो आरईआर की बात करें तो ये काम क्या करती है, राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो ये काम क्या करती है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। आपको पता है कि राइबोसोम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो आरईआर के ऊपर यहाँ पर मिलेगी आपको। इसीलिए इसके अंदर जहां जिन कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है वहां पर कौन सी आपकी मिलेगी आपको, आरईआर पाई जाती है। लेकिन वे कोशिकाएं जिनके अंदर प्रोटीन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करके, कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप फैट की बात कर सकते हैं, वसा की बात कर सकते हैं। तो वसा का संश्लेषण जिन कोशिकाओं में होता है, या फैट का या कोलेस्ट्रॉल का, स्टेरॉइड का होता है, वहां पर कौन सी होती है आपकी, एसईआर पाई जाती है। तो देखो स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में स्थित होती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जिसके अंदर ग्लाइकोजन और लाइपोप्रोटीन का उपापचय होता है। जो मेटाबॉलिज्म चलता है ग्लाइकोप्रोटीन का और आपके ग्लाइकोजन का, तो वहां पर भी लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का उपापचय चलता है, वहां पर भी क्या मिलेगी आपको, एसईआर मिलती है। तो दोनों के अंदर ये विशेष अंतर पाया जाता है। आरईआर है
वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि एसईआर है वो स्टेरॉइड होते हैं आपके, या वसा बोल सकते हो आप, कोलेस्ट्रॉल वसा है या लिपोप्रोटीन है या ग्लाइकोजन, उसके संश्लेषण के लिए क्या होगी, उत्तरदायी होती है। अब बात करते हैं कि ईआर का कार्य क्या होता है कोशिका के अंदर। तो अपन ने पढ़ा था कि ये क्या काम करती है भाई, कोशिका का क्या करती है, कंकाल बनाती है। जो आपने एन्युलेट सिस्टम जो आपने पढ़ा था, जालक तंत्र जो पढ़ा था, जिसके अंदर ईआर थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और प्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी, तीनों मिलकर एन्युलेट सिस्टम का निर्माण करती है, उसी को कोशिका का क्या कहते हैं, कंकाल। तो आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है, तो ये वाली बात है इसके अंदर। दूसरा काम क्या, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक की झिल्ली है उसका निर्माण करने का काम भी किसका होता है, ईआर का होता है। तीसरा आपने पढ़ा था कि आंतरिक पदार्थों के परिवहन में मदद करती है, जो अपन एन्युलेट सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर ये बात थी कि आंतरिक पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, तो परिवहन में मदद करती है। एक काम क्या करती है, ग्लाइकोजेनेलाइसिस की क्रिया में मदद करती है। और ग्लाइकोजेनेलाइसिस क्या होता है आपका, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देना, ग्लाइकोजेनेलाइसिस होता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उसको क्या कहा जाता है भाई, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ये उल्टी क्रिया चलती है, लेकिन अगर यहां पे अपन देखें ईआर क्या काम करता है, ग्लाइकोजेनेलाइसिस में मदद करने का काम करता है। फिर बात करते हैं कि ये और काम क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन, निरामिषीकरण में मदद करता है। तो ये मोस्ट चीज आपको याद रखने की, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो निरामिषीकरण में, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, तो वो कौन सी होती है आपकी, RER होती है। और काम क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो अपन ने देखा भी यहाँ पे ग्लाइकोजन संश्लेषण है, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण है, ग्लाइकोजन है, लिपोप्रोटीन है, या किसका संश्लेषण करती है, वसा के संश्लेषण में क्या करती है भाई, मदद करने का काम करती है। तो ये आपका एक नया जो आपका जो नया कोशिकांग होता है ईआर अंत पृथ्वी जालिका, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। अभी अगला कोशिकांग एक छोटा पढ़ेंगे, इसके अंदर आपका जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, उसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्रम में अपन नए कोशिकांग की बात करते हैं, रिक्तिका, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल की अगर बात करें तो अपन ने कभी पादप कोशिका या कोशिका का डायग्राम कभी देखा तो इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है। यहाँ पे आपको केंद्रक मिलेगा देखने को, ये वाला जो केंद्रक का पार्ट है यहाँ पे मिलती है कि इस तरीके से बड़ी रिक्तिका जो पादपों के अंदर पाई जाती है। बात आती है कि रिक्तिका की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे आपके कौन, डुजोर्डिन। डुजोर्डिन नाम के व्यक्ति ने रिक्तिका को खोजा था। अब बात आती है क्या है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में तो बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं की अगर मैं बात करता हूं, एनिमल सेल की अगर बात करता हूं, प्रोकैरियोटिक पादपों की, मेरिस्टेमेटिक सेल की अगर बात करते हैं, तो वहां पर ये क्या पाई जाती है, आकार में कैसी मिलेगी आपको, आकार में ये आपको मिलेगी छोटी प्रकार की, लेकिन पादपों की कोशिका में बड़ी होती है, जो लगभग 90% भाग को घेर लेती है। अगर मान लीजिए ये एक आपकी प्लांट सेल की अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी एक प्लांट सेल है, यहां पे अगर देखें कि प्लांट सेल अगर ये होती है आपकी, तो इस प्लांट सेल की मैं बात करूं तो यहां पर ये इस तरीके से 90% भाग को घेरे हुए मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है पूरा घेर लेगी। इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका का वो कहां आएगा, इसके परिधि भाग की ओर आ जाएगा, पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा, इसके परिधि भाग की ओर इकट्ठा हो जाएगा। इधर वाली साइड में केंद्रक मिलेगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि केंद्रक है, पादप की कोशिका में केंद्रक कहां पाया जाता है, तो उसकी स्थिति परिधि पर होती है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि इसके अंदर जो पाए जाने वाली कोशिका की जो रिक्तिका होती है वो आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, 90% भाग को घेर लेती है। तो जैसे बड़ी होगी तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य आप बोल सकते हो, जीव द्रव्य इसके परिधि के ऊपर आ जाएगा, और इस परिधि पर रहने वाले जीव द्रव्य को, इस रूप को क्या बोलते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, कोशिका वर्ती या प्रिमोडियल यूट्रिकल के रूप में जाना जाता है। प्राइमोडियल जो यूट्रिकल है उसके रूप में इसको जानते हैं, या कोशिका वर्ती के रूप में इसको जाना जाता है। क्या होता है कि बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य कहां पे आएंगे, परिधि की ओर आ जाते हैं, जमा हो जाएंगे, और इसके जो परिधीय कोशिका द्रव्य जो बनता है आपको एक साइड में जो शेप बनती है ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका वर्ती या प्राइमोडियल आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं इसका जो बाह्य आवरण होता है, ये जो सबसे बाहरी वाली जो झिल्ली है आप उसको रिक्तिका की झिल्ली है, उसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। इस टोनोप्लास्ट की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, डी व्रीज ने इसको खोजा था। तो आपको पूछ लिया जाए टोनोप्लास्ट की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो कौन हो जाएगा आपके, डी व्रीज, इन्होंने इसको खोजा था। फिर बात करें कि कोशिका के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है ये लिक्विड प्रकार का होता है, डाइल्यूट प्रकार का हो सकता है एक तरीके से, कि आप ये बोल सकते हो इसके अंदर जो पाया जाने वाला तरल है वो तनु विलियन होगा, यहाँ पे तनु
विलियन मिलेगा, आपको डाइल्यूट मिलेगा। यहाँ पे डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है वो पाया जाता है। इसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, रिक्तिका रस या सेल शेप के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं आपके जल है वो मिलेगा, आपको जो उत्सर्जी पदार्थ है जितने भी वो इसके अंदर मिलेंगे, खनिज लवण है वो मिलेंगे, एल्केलॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं, एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर वर्णक भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर वर्णक की अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या करते हैं, दोनों के दोनों वर्णक है तो पादपों के अंदर फल फूल आदि को क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं। रंग प्रदान करने का जो काम करते हैं वो कौन करेंगे, आपके एंथोसाइनिन वर्णक जो पिगमेंट होते हैं ये। अब इनका एक विशेष प्रकार की अगर बात करें, अम्लीय अगर पीएच के अंदर इनको डालते हैं, अगर इसके ऊपर अम्लीय माध्यम के अंदर बात करते हैं तो ये कैसे रंग के हो जाएंगे, लाल रंग प्रदर्शित करते हैं। अगर इनको क्षारीय माध्यम के अंदर रखेंगे तो ये नीले रंग को प्रदर्शित करते हैं। उदासीन माध्यम के अंदर ये कैसे रंग को प्रदर्शित करेंगे, बैंगनी रंग को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पादपों के अंदर रिक्तिका पाई जाती है वो आकार में बड़ी होती है। कारण क्या होता है कि पादपों के अंदर जो जड़ें होती हैं वो पानी को अवशोषित करने के लिए भूमिगत जाती हैं। अब जो पानी है अगर मिलता है तो जल के पेड़ की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर उसे कोशिकाओं के अंदर भर लिया जाता है, और भरने का काम जो स्टोर का काम होता है वो किसका होता है, रिक्तिका का होता है। जो विशेष परिस्थितियों में अगर मान लीजिए ऐसा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, अगर पादप को जल नहीं मिलता है, खनिज लवण उनको अगर प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो उस समय जो आपकी रिक्तिका है ये कोशिका को उपापचय क्रियाओं के लिए क्या देती है, जल और खनिज लवण को क्या करती है, प्रदान करने का काम करती है। अब बात करते हैं होती कितने प्रकार की है, तो रिक्तिका है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संकुचनशील रिक्तिका और एक होती है आपकी खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स, और आपकी कंस्ट्रक्टिव आपकी वैक्यूल्स के नाम से जानी जाती है। अब संकुचनशील रिक्तिका क्या होती है, ये काम क्या करती है, उत्सर्जन का काम करती है और प्रासरण के नियमन का काम करती है। यानी कोशिका के जो आकार है उसको बनाए रखने का, या टर्जिटी जिसको अपन बोलते हैं उत्प्लावकता, उसको बनाए रखने का काम क्या है, किसका होता है, इसी का होता है आपका संकुचनशील रिक्तिका का। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर पाई जाती है अमीबा जो होती है आपकी, उसके अंदर ये मिलेगी। और खाद्य रिक्तिका है ये काम क्या करती है, कब बनती है, ये रेगुलर नहीं बनती है, बनती का वजह आपने भोजन का अंतर ग्रहण कर लिया उस समय जो निर्मित होगी। भोजन का अंतर ग्रहण करने के बाद में जो रिक्तिका बनती है वो कौन सी बनती है, आपकी फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका बनती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, प्रोटिस्टा जो आपके संज्ञा है उसके अंदर जो प्रोटिस्टा वाले जंतु उनके अंदर जो कौन सी रिक्तिका पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि रिक्तिका के कार्य क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आपके जो वैक्यूल्स है उसके क्या होंगे। सबसे पहला काम तो क्या करती है, कोशिका स्टोर हाउस के रूप में जानी जाती है। हाँ जी, पक्की सही बात है, क्योंकि स्टोर हाउस के रूप में आपने देखा जल भी इसके अंदर मिलेगा, उत्सर्जित पदार्थ है वो उसको भी क्या करती है, संग्रहित रखती है, खनिज लवण वगैरह है उसको भी क्या करती है, संग्रहित रखने का काम करती है, इसीलिए स्टोर हाउस के रूप में ये क्या है, जानी जाएगी। दूसरी बात क्या है, कोशिका की आसुनता यानी टर्जिटी को बनाए रखती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे संकुचनशील रिक्तिकाएं जो होती हैं वो क्या काम करती है, प्रासरण नियमन का काम करती है। तो कोशिका की टर्जिटी आसुनता को बनाए रखने का काम करती है, उसके आकार है उसकी जो टर्जिटी है उसको बनाए रखने का काम करती है, प्रासरण नियमन का कार्य करती है। हाँ भाई ये सही बात है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके अंदर गैस का संग्रहण भी हो जाता है, गैसों को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है, और गैसों को जैसे संग्रहित कर लेंगी तो कोशिका बायोन्सी का काम करेगी, उत्प्लावकता का गुण आ जाएगा, और उत्प्लावकता का गुण आ जाने पर जो रिक्तिका है उसमें क्या है, बायोन्सी का गुण प्रदान करने का काम करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो बीजी आपका नील हरित शैवाल है, उसके अंदर जो रिक्तिका होती है वो किसका काम करती है, बायोन्सी का काम करती है, वहां पर उत्प्लावकता लाने का काम करती है। तो दोस्तों ये आपका एक नया कोशिकांग है रिक्तिका, जिसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज अपन ने कोशिकाओं के बारे में जानकारी ली। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से अपन आगे कोशिकांग और पढ़ते हैं, 2-4 कोशिकांग और बचते हैं, फिर कोशिका के जो अध्ययन के अंदर अपन कोशिका के प्रकार की जानकारी लेंगे और कोशिका विभाजन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।